नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप द रूबिका लियाकत शो देख रहे हैं। आज जो आपके सामने 9 बजे की महत्वपूर्ण स्टोरीज है वो आपके सामने रख देना चाहती हूं। सबसे पहले आज जिस मुद्दे पर बात होगी, मदरसों में घोटाला, मुस्लिम बच्चों का हक किसने मारा। 2024 का सियासी समर शुरू हो चुका है। कमंडल पर मंडल का रंग छाया हुआ है। ये वर्सेस नहीं, ये प्लस में दिखाई दे रहे हैं। तीसरी खबर, तय हो गया, चांद हमारा होगा इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा तो। आर्मी का खेल क्लियर, इमरान को फियर। ये डर किस बात का है, ये आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। और फिर बात होगी भारत की शान, यूपीआई ने कैसे बढ़ाया मान, वो भी उन विदेशियों के सामने जो आज से पहले तक हमारी गुर्बत देखकर हैरान हुआ करते थे, हमारी गरीबी देखकर हैरान हुआ करते थे। और फिर बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है सेगमेंट की, जहां नमस्ते हिंदुस्तान की पहचान क्यों है, किस लिए है, हम हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार आओ भगत क्यों करते हैं, आज ये स्टोरी आपके सामने रखूंगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले उस खबर से जिसका आपसे, मुझसे, हिंदुस्तान के हर मुस्लिम छात्र से, उसके माँ बाप से, अक़लियत यानी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से वास्ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति मुंशी प्रेमचंद, साहित्यकार राजा राम मोहन राय, सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाले और लगवाने वाले मशहूर समाज सुधारक, मशहूर शायर कैफे आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, ये वो सारे नाम हैं और चेहरे हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इनका जिक्र क्यों कर रही हूं? क्योंकि ये सभी लोग मदरसे में पढ़े, शुरुआती सबक इन्होंने मदरसे में हासिल किया। लेकिन अब आज की तारीख में अगर मैं आपसे एक नाम पूछूं कि बताओ भाइयों, बताओ बहनों, मदरसों से ऐसा कोई बड़ा नाम है जो अपनी जहन में आ रहा हो? आज की तारीख में आप एक नाम मुझे बता पाए जो इनकी परछाई के इर्द गिर्द भी पहुंचे या पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा हो? आप नहीं बता पाएंगे। चाहे गूगल कर लीजिए, गुज़िश्ता बरसों के पन्ने तलाश लीजिए, आपको कोई ऐसा नाम याद नहीं आएगा। पहले मदरसों का एक मुकाम हुआ करता था, पहचान हुआ करती थी, इज्जत हुआ करती थी। आज जब आप मदरसों का जिक्र करते हैं ना, तो जहन में वो सारी संज्ञाएं आने लगती हैं जिनको मैं यहाँ नहीं कहूँगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जुबान से जब निकलेगा तो वो गुस्सा भी जाहिर होगा। आप देश की किसी मुसलमान माँ से आज की तारीख में पूछ लीजिए कि वो अपने बच्चे के लिए क्या चाहती है, क्या मांगती है। पूछिए किसी माँ से रोक कर, तो वो कहेगी मैं दीनी और दुनियावी तालीम मांगती हूँ, मैं चाहती हूं, यानी मेरा बच्चा इस्लाम के साथ साथ दुनिया की हसरतों को भी पूरा करने की काबिलियत रखे। लेकिन जिन मदरसों में ये माएँ अपने बच्चों को भेज रही थी, उनमें से 53% घोटालेबाज निकले। मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगी। 2022, लेकिन इस वक्त ये जो आंकड़ा है ये 22,000 करोड़ का है। 22,000 करोड़ का घोटाला, 21 राज्यों के आधे से ज्यादा मदरसे फर्जी। सरकारी ग्रांट लेने वाले 1,572 मदरसों में से 830 मदरसों का कोई वजूद ही नहीं है। इन मदरसों में पढ़ने वाले 53% छात्र कभी मदरसे में गए ही नहीं। ये वो आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि जिन मदरसों में मुस्लिम बच्चे खासतौर पर दीनी तालीम हासिल करने पहुंचते थे, वहां इनको तालीम और सहूलत देने के नाम पर घोटाले हो रहे थे। शर्म। मैं आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर के 100 साल पुराने मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन की सच्चाई बताती हूं। इस मदरसे से कई बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले, लेकिन यहां पर कभी सरकारी ग्रांट नहीं पहुंची। यहां के मौलवी का दावा है कि अगर ढंग से जांच की जाए तो 70% मदरसे फर्जी निकलेंगे। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे संस्थाएं ऐसी हैं जो फर्जी हैं और 53% आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं या सर्वे करके बता रहे हैं, पर इसका अंक कुछ ज़्यादा ही जा सकता है, बल्कि 70% तक जा सकता है। कि इस घोटाले की शुरुआत 2007 और 8 से हो गई थी, जिसमें तकरीबन हर राज्य में फर्जीवाड़े का खेल चला।
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 21 राज्यों के 1572 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की जांच की तो खुलासा हुआ कि इसमें से 830 इंस्टीट्यूट महज कागजों पर थे। हकीकत में इनका कोई वजूद था ही नहीं। आधे से ज्यादा यानी करीब 53% मदरसे फर्जी या नॉन ऑपरेटिव थे। पिछले 4 साल से हर साल केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप के तौर पर 2239 करोड़ रुपए दे रही थी, लेकिन इनमें से हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा था। यह घोटाला आगे भी चलता रहता, लेकिन जब साल 2016 में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति को डिजिटल किया, यानी जब डिजिटलाइजेशन हुआ, तो घोटाले का पर्दाफाश होने लगा। भारत 24 लगातार इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इस फर्जीवाड़े से मदरसों में पढ़ने वाले मौलवी या पढ़ाने वाले मौलवी या टीचर हैरान हैं। सुनिए आप। मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि जो बीच में यहाँ तक पहुँचा, जहाँ तक उस पास किया गया है, जिस मदरसों में भेजा गया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, और जो बीच में पैसा रुक गया है वो कहाँ है, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो बच्चे यतीम हैं, बहुत गरीब हैं, उनकी मदरसे से वजीफ़ा भी दिया जाता है और उनकी हर जानिब से बीमारी में हर तरीके से उनकी मदद की जाती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी मदरसे को इमदाद नहीं मिलती है। मतलब फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर यह घोटाला चलता रहा और इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र बिना सरकारी मदद के पढ़ते रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि इन मदरसों में गरीब तबके के मुस्लिम छात्र पढ़ने आते हैं। हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलता है तो हम उसके लिए आगे सोचते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तालीम के लिए, और हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, जो भी ज़रूरतमंद है सबको ये मिलना चाहिए। और सरकार से मेरी ये अपील है कि जो घोटाला कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये स्कीम जो है मिलती है हम लोगों का तो बहुत फ़ायदा होता, हम लोगों की पढ़ाई भी अच्छी होती और हम लोग आगे चल के कुछ बन भी सकते थे। जैसे जो जिनका जो हक था उनके पास से हम लोगों के पास नहीं आई, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आई, हम लोग को आज तक सरकार की कोई मदद नहीं मिली। हम लोग उनसे चाहते हैं कि जो जिसका हक है उसको उसको दिया जाए। ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त आप लखनऊ में कुछ मौलानाओं के बयान की बातें सुन रहे थे। इन छात्रों के हकों पर कैसे डाका डाला गया, इस पर भी बात करनी आज ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मर्तबा कहा है कि वो मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए छात्रवृत्ति का डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया, तब देखिए किस तरीके से हंगामा होने लगा। नीयत कितनी साफ थी कि सबको पता होना चाहिए ना, पैसा यहां से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सबको पता होना चाहिए, तो क्लीन बात है ना। लेकिन तब मुसलमानों की पैरोकारी करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। विक्टिम कार्ड निकाल दिया अपनी जेब से। सुनिए आप कैसे विक्टिम कार्ड निकाला गया था। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है, मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है, लेकिन डिजिटलाइजेशन को लेकर क्या दिक्कत है? आपको क्यों लगता है कि अटैक हो रहा है मुसलमानों पर? मदरसों को मुसलमानों का किला बताने वाले ओवैसी साहब आज क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे हैं कि गबन हुआ है? 53% खा गए, डकार गए लोग पैसा। गरीब मुस्लिम छात्रों के नाम पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करने का जब खुलासा हो गया, तो ओवैसी साहब बताइए ना, आपने क्यों चुप्पी साधी? आप तो हर चीज पर ट्वीट कर लेते हैं, इस पर क्यों चुप हो गए? मैं बताती हूं कि ये घोटाला हुआ कैसे। ये घोटाला हुआ फर्जी बैंक खाते बनाकर, दूसरे स्कूलों के छात्रों का बैंक अकाउंट बनाकर, फर्जी छात्रावास दिखाकर, गर्ल्स कॉलेज में लड़कों के नाम पर एक एक फोन नंबर पर कई छात्रों के नाम रजिस्टर्ड करके, एक फोन नंबर पर आपको यकीन होगा 22 बच्चों की छात्रवृत्ति निकाली गई। मतलब इस घोटाले के पीछे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, जो अरसे से मुसलमानों को एक खास विचारधारा का गुलाम बनाए रखना चाहता है और एक खास पार्टी से दूर रखने की कोशिश करता है। इस घोटाले के किरदारों और इस घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में आपको जानना चाहिए आज। इस घोटाले में फर्जी मदरसे, इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर,
बैंकों से जुड़े लोगों की मिलीभगत का ये खुलासा हुआ है। 2007 और 8 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति की योजना शुरू की थी। लेकिन मोदी सरकार आने से पहले यानी 2014 और 15 तक इसका कोई सिस्टम नहीं था। तब क्या होता था कि राज्य सरकारों के जरिए छात्रवृत्ति जो है उसके जो भी आवेदन आया करते थे उनकी जांच किए बगैर यूपीए सरकार फंड जारी कर देती थी। यानी मुसलमानों के नाम पर दुकान चलाने वाले सरकारी फंड पर डाका डालते रहे और इसका पूरा और पक्का इंतजाम किया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने 2014 और 15 में इस योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाया ताकि ये छात्रवृत्ति संबंधित छात्र के अकाउंट में सीधे जाए, वरना ये ना हो जाए कि 1 रुपए में हम तो 1 रुपया भेजते हैं और कैसे नुकसान हो जाता है और सिर्फ 15 पैसा पहुंच पाता है। 2016 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इस स्कीम को शिफ्ट कर दिया गया और डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया। इसमें 2 लेयर पर स्कीम्स का वेरिफिकेशन होता है, जिसके तहत वेरिफिकेशन के बाद ही मंत्रालय फंड जनरेट करता है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ वैसे वैसे घोटालों के तार खुलने लगे। घोटाले की आशंका के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने असम में, झारखंड में, बिहार में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में सरकारों को घोटाले की जानकारी दी। जब 2022 में स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार संभाला तो उन्होंने इस घोटाले पर पहला प्रहार किया और 1ली से लेकर 8वीं तक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करा दी। इसके अलावा उन्होंने बाहरी एजेंसी के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कीम्स का विस्तार से जांच करने का मन बनाया। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच का जिम्मा इसके बाद दिया गया। उसकी जांच में इस घोटाले की एक एक परत उजागर हो गई। जांच के मुताबिक कहां कहां गबन हुआ है वो जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में 62 मदरसे, राजस्थान में 99 फर्जी निकले, असम में 68%, कर्नाटक में 64%, उत्तर प्रदेश में 44% और पश्चिम बंगाल में 39% मदरसे फर्जी पाए गए हैं। संख्या देख रहे हैं आप? मतलब जिन मुस्लिम बच्चों को वाकई वजीफे की यानी छात्रवृत्ति की जरूरत थी ताकि वो अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य बेहतर कर सके, वो उन तक पहुंचा ही नहीं, वो पैसा उन तक पहुंचा ही नहीं। और मजहब के ये झूठे ठेकेदार अपनी जेब खोले आराम से, इत्मीनान से इस पूरे धंधे को चलाते रहे। अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इसके बाद कौम के जो गुनहगार हैं, इस देश के जो गुनहगार हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब के नाम, इन सब के चेहरे हिंदुस्तान के सामने आ पाए और उस पूरी कौम के सामने इन लोगों को रखा जाए, इनके चेहरों को, इनकी तस्वीरों को पहुंचाया जाए ताकि एहसास हो कि दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ये भ्रष्टाचार करने वाले ज्यादा बड़े दुश्मन हैं कि जिनके नाम से डराने की कोशिश करते हैं वो। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस सोशल इंजीनियरिंग की जिसकी कोशिश हर पार्टी 2024 में जीत के लिए कर रही है। भारत में जब मुट्ठी भर अंग्रेज शासन करने के लिए आए थे तो उनका नारा क्या हुआ करता था आप जानते हैं ना? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मतलब हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ, दलितों को सवर्णों से लड़ाओ और लड़ाई का फायदा उठाकर सैकड़ों साल राज करो। किया भी। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद देश ने लोकतंत्र को चुना और इस लोकतंत्र में सत्ता के लिए वोट चाहिए और वोट के लिए वोटर्स को साधना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत की सियासत में वोट की जोड़तोड़ शुरू हुई है। आज़ादी के तुरंत बाद ये काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये जोड़तोड़ बढ़ती गई। जातियों के नेताओं का कद बढ़ता चला गया। विशेष जातियों के वोट लेकर नेता मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन आज बात अगले लोकसभा चुनाव की और चुनावों से पहले बन रही रणनीतियों की।
इस बार 2024 की लड़ाई का एक ही मूल मंत्र बन गया है, जोड़ो और 2024 की सत्ता पाओ। और ये हम क्यों कह रहे हैं उसे समझाने के लिए पहले आपके सामने दो तस्वीरें रखती हूं। पहली तस्वीर है अलीगढ़ की, जहां बीजेपी के बड़े नेता जुटे, और दूसरी तस्वीर है लखनऊ की, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा हुआ। इन दोनों ही तस्वीर में जो एक बात कॉमन दिखी वो है वोटर्स को जोड़ने वाली सियासत। और इस सोशल इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जातिगत स्थिति को आप समझिए। CSDS के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 19% सवर्ण वोटर, 41% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वोटर्स, 21% दलित वोटर और 19% मुस्लिम वोटर्स है। और पूरा खेल इन्हीं के इर्द गिर्द है। आज बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में बड़ा आयोजन किया। आयोजन का नाम रखा हिंदू गौरव दिवस। इस नाम से ही बीजेपी की कमंडल और मंडल को जोड़ने वाली रणनीति छिपी हुई साफ उजागर हुई। उत्तर प्रदेश के OBC वोटर्स में सबसे ज्यादा 9% यादव वोटर हैं। दूसरे नंबर पर मौर्य और कुशवाहा आते हैं। दोनों को मिलाकर 6% वोट होता है। वही 6% वोट कुर्मी समाज का है। इसके अलावा राजभर, निषाद, लोध जाति के वोटर्स की संख्या करीब 4% के आसपास है। कल्याण सिंह लोध जाति से आते थे। कल्याण सिंह की पहचान राम मंदिर के लिए CM पद गंवाने वाले नेताओं की रही है और बीजेपी OBC नेता और उनकी राम मंदिर निर्माण वाली छवि को भुनाकर वोटर्स को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। तो बीजेपी की सियासत 2014 से ही यूपी में सवर्ण के साथ नॉन यादव OBC और नॉन जाटव दलितों की सोशल इंजीनियरिंग की रही है। इसी लाइन पर बीजेपी ने पूरे सियासी समीकरण को पिछले 9 सालों से साध के रखा हुआ है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सवर्णों के अलावा नॉन यादव OBC और नॉन जाटव दलितों ने जमकर वोट भी किया था। 2014 में बीजेपी को 61% नॉन यादव OBC ने वोट किया, जबकि 45% नॉन जाटव दलितों ने। 2019 में बीजेपी को यूपी में 72% गैर यादव OBC वोट मिला, जबकि 48% गैर जाटव दलित वोट मिला। इन आंकड़ों से क्या साफ होता है? इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी की सबसे बड़ी कोशिश हुई, बीजेपी के समर्थन में नॉन यादव, नॉन जाटव वोट ज्यादा एकजुट हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए बार बार लगातार ये कहा है कि भारत में एक ही जाति है और वो है गरीबी। अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है, गरीब। भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। पीएम के गरीबी को जाति बताने वाले नारे का अक्सर सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों में भी इसका जिक्र हुआ है। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.67 वोट मिले थे। तब बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 41.29% वोट मिला और जो सीटें थी वो 255 के पास, यानी वोट प्रतिशत 2% बढ़ गया, लेकिन 57 सीटें घट गई। इसकी बड़ी वजह थी विपक्षी वोटों के बिखराव में कमी। 2017 में अखिलेश के साथ मायावती की बीएसपी भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी। मामला त्रिकोणीय था, इसीलिए कम वोट प्रतिशत में भी बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली। लेकिन 2022 में मायावती ने चुनावों में ताकत नहीं दिखाई, जबकि अखिलेश ने लड़ाई को समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी बनाने में बहुत हद तक सफलता पाई। इसका सबक भी अखिलेश यादव को 2019 में किए गए गठबंधन से मिला, जिसमें
उन्होंने मायावती के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को भी शामिल किया। 2019 में विपक्षी एकता का मुख्य आधार था अखिलेश यादव का यादव वोट बैंक, मायावती का जाटव वोट बैंक और अजीत चौधरी का जाट वोट बैंक। इसके साथ मुस्लिम वोट बैंक को मिलाकर एक जिताऊ समीकरण तैयार करना। जानकारों की माने तो मायावती का दलित वोटर समाजवादी खेमे के साथ खड़ा नहीं हो पाया और गठबंधन में अखिलेश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला रहा है हमेशा। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती हैं। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। 2019 में मिली हार से ही आप याद कीजिए अखिलेश को सबक मिला और वो 2022 में नई रणनीति के साथ उतरे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर, कृष्ण पटेल जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा। अखिलेश ने बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल किया। अखिलेश की पार्टी 2022 में 111 सीटें जीतने में सफल रही और इसीलिए 2024 से पहले अखिलेश लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए जो हमारा है ये एक स्ट्रेटेजी है। इंडिया अगर टीम का नाम है तो पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी के साथ किस तरीके से हम भारत को जोड़ें, लोगों को जोड़ें, जिनको सदियों के बाद भी जो हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। तो पीडीए से वो लोग जुड़ते हैं और भारत को बनाने में इंडिया के साथ खड़े हैं। पीडीए यानी आप जानते हैं वो अल्पसंख्यकों को जोड़ रहे हैं, दलितों को जोड़ रहे हैं और पिछड़ों को जोड़ रहे हैं। 2022 की आंशिक सफलता से अखिलेश यादव इतने उत्साहित हैं कि वो बीजेपी की जोड़ने की राजनीति का तोड़ जाति आधारित जनगणना में खोजने लगे हैं। बहुत बार मांगा गया और हमेशा हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई बन सकती है तो वो हमारी जाति जनगणना है और जाति जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम हर समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहते हैं। मतलब 1931 के बाद एक बार फिर से जातिगत जनगणना ने एंट्री मार ली है। बीजेपी की मंडल और कमंडल को जोड़ने की राजनीति का तोड़ अखिलेश समाज में ओबीसी और दलित को एकजुट करके खोज रहे हैं, यानी दोनों तरफ जोड़ने की सियासत चल रही है। बीजेपी 4 बार मंडल और कमंडल को जोड़कर सफलता हासिल कर चुकी है। अखिलेश बीजेपी को उसी की रणनीति से मात देकर 2024 की बाजी जीतने की कोशिश में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी के तमाम ये लीडर्स राज करते हैं इस ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग पर, क्योंकि जिन्होंने इन पर राज किया या इनके दिल में बसे उन्हीं को सत्ता में या गद्दी पर बसाया। अब बात करेंगे चांद की। उसी चांद की जो बचपन से हमारे किस्से कहानियों का हिस्सा रहा है, उस चांद की जिसकी जानकारी हिंदुस्तान को 12,000 साल से है और पश्चिमी दुनिया को यही कोई 400 साल पहले से। इस पर बात आगे मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आज की बात यह है कि हिंदुस्तान एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक गौरव यात्रा के तहत चांद की जमीन पर कदम रखने की कोशिश में एकदम नजदीक आखिरी पायदान पर पहुंच गया है। चंद्रयान तृतीय की बात कर रही हूं, जो अब से करीब 45 घंटे बाद चांद की सतह पर कदम रखेगा। भारत का चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतर जाएगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि हम इस बात की पहले परख करेंगे, इसरो के चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगर हालात हमारे फेवर में रहे तो हम 23 अगस्त को लैंड कर जाएंगे, वरना इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है या पोस्टपोन किया जा सकता है।
चंद्रयान तृतीय के बारे में आपको पहले ये बता दूं कि ये चांद के बेहद करीब है। अगर धरती पर इसका उदाहरण देकर समझाएं तो इसे ऐसे समझिए कि चांद और चंद्रयान तृतीय में इतनी दूरी है जितनी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से रोहिणी की दूरी है, जितनी मुंबई के होटल ताज पैलेस से अंधेरी की दूरी है। चांद के एकदम पास पहुंचने के साथ ही हर नागरिक के मन में अब एक सवाल है कि चंद्रयान तृतीय है क्या और ये चांद पर पहुंच कैसे रहा है। अब इसे आसान शब्दों में समझिए। चंद्रयान क्या है और कैसे काम कर रहा है, इसको ऐसे समझिए कि भारत से चांद पर पहुंचने के लिए एक रॉकेट जैसी चीज है। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर सबसे जल्दी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुंच सकते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रयान के जरिए 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को लेकर अंतरिक्ष रवाना हुआ। ठीक है, 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की जो अंडाकार कक्षा है ना, यानी पृथ्वी के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहा। 1 अगस्त को चंद्रयान तृतीय ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा और चांद की तरफ रवाना हो गया। मतलब आप उसे बाहर निकलने के लिए एक स्पीड की जरूरत थी उसे, और वो स्पीड जैसे ही उसने अपनाई उसके बाद वो बाहर की तरफ निकला, उस कक्षा से, उस ऑर्बिट से बाहर निकला। 5 अगस्त को चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, यानी चांद के चारों तरफ अब चक्कर काटना उसने शुरू कर दिया है। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार चंद्रयान तृतीय ने चंदा की कक्षा को बदला है, यानी चांद के वो और करीब पहुंचता गया है। 17 अगस्त को लैंडर विक्रम प्रपल्शन मॉड्यूल यानी पूरे यान से विक्रम अलग हो गया सक्सेसफुली। 18 अगस्त और 20 अगस्त को डीबूस्टिंग की गई और चंद्रयान अब चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने का ये रास्ता भी अंडाकार ही है, जिसमें चंद्रयान और चांद की कम से कम दूरी 25 किलोमीटर है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दूरी 134 किलोमीटर है। चंद्रयान तृतीय ने लैंडिंग से 2 दिन पहले ही एक और अच्छी खबर दी है। आपको चंद्रयान द्वितीय याद होगा, भारत का 2019 का वो मिशन जो 4 साल पहले असफल हो गया था। चांद पर लैंड करने से कुछ किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया था। चंद्रयान द्वितीय के लैंडर ऑर्बिटर मॉड्यूल का चंद्रयान तृतीय के लैंडर ऑर्बिटर मॉड्यूल से संपर्क हो गया है, यानी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इस बातचीत से चंद्रयान मिशन तृतीय सफलता की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है। चंद्रयान द्वितीय यानी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने ही चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की जगह पहचानने में भूमिका निभाई है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि चंद्रयान के ऑर्बिटर और लैंडर अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अब असली परीक्षा है। आपके मन में सवाल होगा कि चांद की सतह पर कौन उतरेगा, कैसे उतरेगा और सतह पर उतरकर क्या करेगा। सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। अभी चंद्रयान चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। चंद्रयान का लैंडर विक्रम अब अगले कदम के लिए तैयार है। चंद्रयान के 25 किलोमीटर दूर पहुंचकर लैंडर जो है वो विक्रम लैंडर जो है वो सीधे चांद की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। धीरे धीरे, ये देखिए आपके सामने हमने तस्वीरों के जरिए 20 मिनट में चांद पर पहुंचेगा विक्रम। इस दूरी को तय करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और ध्यान रखिए कि यही समय सबसे क्रिटिकल होता है। चंद्रयान द्वितीय का संपर्क भी इसी वक्त टूटा था, बहुत फास्ट स्पीड में आया था, हार्ड लैंडिंग कर ली। इस बार ऐसा नहीं होगा। विक्रम लैंडर इस बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी चांद की सतह पर गड्ढे और खाइयों से बचते हुए सुरक्षित धीरे से, एक तो आप धड़ाम करके नीचे गिरते हैं और एक धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आएंगे, उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। वो इस केस में होगा। इसके बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं। इसके पहिए चांद की सतह पर भारत के अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बनाएंगे। वो पहियों में इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चंद्रयान द्वितीय फेल हो गया तो चंद्रयान तृतीय के फेल होने के भी तो चांसेस हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको थॉमस एल्वा एडिसन की एक बात याद दिला देना चाहती हूँ। वही एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते वक्त एडिसन की 1000 कोशिशें बेकार हो गई थी। आप जानते हैं तब वैज्ञानिक एडिसन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था
कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने वो 1000 तरीके सीखे जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये एक वैज्ञानिक का दिमाग है। एक वैज्ञानिक ऐसे ही सोचता है। Wanted to know about the issues that we faced during Chandrayaan 2 and how we are circumvented or solved those issues in Chandrayaan 3. So we, instead of success-based design in Chandrayaan 2, we are doing a failure-based design in Chandrayaan 3. What all can fail and how to protect it. इसरो के वैज्ञानिकों को और भारत के लोगों को पूरा भरोसा है कि इस बार चंद्रयान तृतीय सफल होगा और हम चांद पर तिरंगा लहराएंगे। 23 तारीख को कुछ अगर मान लीजिए हमारे हिसाब का नहीं होता है, तब भी चंद्रयान तृतीय में इतना फ्यूल है कि वो 4 दिन तक लैंडिंग को टालने में सक्षम है। मतलब इसरो चंद्रयान को चांद की सतह पर उतारने का फैसला तभी लेगा जब हालात और जगह पूरी तरह से अनुकूल है, हमारी तरफ है। बहरहाल भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बनने से महज 25 किलोमीटर दूर है। अब तक रूस और अमेरिका के अलावा सिर्फ चीन ही चांद की सतह पर पहुंचा है और चंद्रयान तृतीय के चांद पर सुरक्षित उतरते ही भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी सतह पर पहुंचेगा। अगला जब हम शो करेंगे इसी पर, तब आपको बताएंगे कि ये इलाका आखिरकार क्यों इसरो की तरफ से चुना गया है। लेकिन इस वक्त अपने हाथ जोड़ लीजिए, दुआओं में हाथ उठा लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ये जो मिशन है मून को लेकर, वो किसी भी कीमत पर सफल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की। दो तस्वीरें दिखा रही हूं, एक बदले भारत की और दूसरी पुराने भारत की। भारत को पश्चिमी देश पहले सपेरों और मदारियों के देश के रूप में पहचाना करते थे। पहले जब विदेशी सैलानी या वहां के राजनेता भारत आते थे तो यहां क्या देखने आते थे? भारत की गरीबी, गुर्बत। और आज की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। पुराने भारत की तस्वीर, जब अंग्रेज भारत आकर भारत की गरीबी के फोटो खींचा करते थे, और एक आज की तस्वीर जब दुनिया के सबसे आधुनिक मुल्कों में से एक जर्मनी के डिजिटल मंत्री भारत आते हैं और आकर डिजिटल पेमेंट करना सीखते हैं और हैरान हो जाते हैं। कोई और नहीं, जिनके जिम्मे जर्मनी का डिजिटल मंत्रालय है। कितनी शानदार उपलब्धि है हमारी ये। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने सारी दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया है। G20 शिखर सम्मेलन में जर्मनी के डिजिटल मंत्री वॉल्कर विसिंग भी यूपीआई के दीवाने हो गए। डिजिटल मंत्रियों की बैठक के बाद जब वो बेंगलुरु घूमने के लिए निकले सड़कों पर, तो यूपीआई की ताकत को जानने के लिए उन्होंने सड़क पर सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदी। सब्जी क्या, मिर्ची थी, मिर्ची खरीदी। यूपीआई से फिर पेमेंट किया। महज कुछ सेकंड में पेमेंट हुआ। जर्मनी के मंत्री इतना खुश हो गए कि भारत के जर्मन दूतावास की ओर से ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली था। मैं इस बात से हैरान था कि ये लेन देन कितनी जल्दी पूरा हो गया। उन्होंने यूपीआई के सिक्योरिटी फीचर्स की भी तारीफ की और कहा कि ये बहुत सुरक्षित है और मुझे विश्वास है कि मेरा पैसा सुरक्षित है। ये ट्वीट है। अपनी खूबियों के चलते ही ये यूपीआई 500 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय है। आपको पता है दुनिया के विकसित देश आज भी कैश से लेन देन करते हैं, घबराते हैं ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने में। जबकि विकासशील देश की लिस्ट में शामिल भारत हर जगह यूपीआई से बगैर कैश के लेन देन करता है। आप बताइए, आपने आखिरी बार कब एटीएम से कैश निकाला था? हमारी टीम में ज़्यादातर लोग महीनों से एटीएम गए ही नहीं हैं। हर जगह वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जबकि जर्मनी जैसा विकसित देश इसे देखकर सुखद आश्चर्य में पड़ गया। उनके साथ एक और अधिकारी थे जिन्होंने कहा, अरे आवाज़ सुनिए, क्योंकि फिर आवाज़ आती है ना, इतने पैसे प्राप्त हुए। जबकि जर्मनी जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की ज़्यादातर आलीशान गाड़ियाँ जर्मनी में बनती है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्श और फोक्सवैगन सब जर्मनी की है। दुनिया भर में रेलवे के सबसे ज़्यादा पार्ट जर्मनी में बनते हैं। मशीन बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए जर्मनी दुनिया की पहली पसंद है। लेकिन भारत के डिजिटल क्रांति के दम पर दुनिया को पछाड़ना
शुरू करने की ये खबर है। ये है आपदा को अवसर बनाने वाला भारत। जब सारी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी, तब भारत डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ा रहा था। आपको पता है, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव्स, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, भूटान, ओमान, ये सब भारत सरकार के साथ एमओयू साइन कर चुके हैं। ये देश यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए ये अब भारत से यूपीआई टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। है ना अच्छी बात? और इसीलिए हमें खुश होना चाहिए, हर जगह विरोध नहीं करना चाहिए। जब भारत की प्रगति की बात हो रही है तो मुस्कुरा के खबर पढ़ना भी चाहिए और मुस्कुरा कर सुनना भी चाहिए। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में वैसे तो कानून का राज है नहीं, लेकिन जो है उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। उर्दू में है, नीचे अंग्रेजी में हमने आपके लिए थोड़ा सा ट्रांसलिटरेट करने की कोशिश की है। क्या दुनिया के किसी देश में ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति को पास करने के लिए बिल भेजा जाए और राष्ट्रपति को बिना पता चले बिल पास भी हो जाए? ऐसा हो सकता है ना? हैरान कर देने वाला कारनामा, लेकिन ये हुआ है। कहाँ? पाकिस्तान में। ये कोई छोटे मोटे बिल की बात नहीं है। ऐसे बिल जिसके बाद पाकिस्तान में सेना पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई, ऐसे बिल जिसके पास होने के बाद इमरान खान का जेल से निकलना नामुमकिन है, ऐसा बिल जिससे पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है, जो हमेशा से कमजोर ही रहा है, वो बिल्कुल अपने आखिरी सांसें गिनने पर आ जाए। इतना अहम बिल गुपचुप पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति की नींद खुली इसके हो जाने के बाद, पास हो जाने के बाद। और फिर राष्ट्रपति उस बिल का विरोध सोशल नेटवर्किंग साइट पर कर रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि मैं इन कानून से असहमत था। मैंने अपने स्टाफ से बिना साइन किए बिल को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के अंदर इसे वापस करने के लिए कहा। मैंने उनसे कई बार पुष्टि की कि क्या उन्होंने वापस कर दिया है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि बिल तो वापस हो गया हुजूर। हालांकि मुझे आज पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरी इच्छा और आज्ञा को माना ही नहीं। गजब। इसके बाद राष्ट्रपति अलवी ने पाकिस्तान की आवाम से माफी भी मांगी। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि बिल पास हुआ कि नहीं हुआ, तो जान लीजिए, पाकिस्तान के कार्यवाहक कानून मंत्री अहमद इरफान असलम और कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तज़ा सोलंकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। अहमद इरफान असलम ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति को 10 दिन का वक्त दिया जाता है। इस दौरान अगर वो बिल पर कोई फैसला नहीं करते हैं तो ये बिल अपने आप में कानून बन जाएगा, और अब इस कानून को नोटिफाई या अधिसूचित कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिस वजह से पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई है? तो समझ लीजिए दोनों बिलों के बारे में। पहला बिल था सरकारी गोपनीयता अधिनियम। आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर समस्या पैदा करता है या फिर देश के खिलाफ काम करता है तो वो अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित स्थान पर हमला करता है या उसे दुश्मन को फायदा पहुंचाने के मकसद से नुकसान पहुंचाता है तो ये सजा के काबिल है। इस संशोधन विधेयक के तहत आरोपियों पर सोशल कोर्ट में केस चलेगा और 30 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी कर फैसला कर लिया जाएगा। आप समझ गए होंगे ये बिल क्या है। यानी इस बिल से इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, भरपूर मदद मिलेगी। इमरान पर कार्रवाई करके सजा दी जाएगी, वो भी आर्मी के मुताबिक। मतलब इमरान का सियासी करियर तो खत्म। और सिर्फ इमरान ही नहीं, इमरान का साथ देने वालों के लिए दूसरा बिल भी तैयार है जिसका नाम है पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023, जिसे आर्मी एक्ट भी कहते हैं। आर्मी एक्ट में सैन्य कर्मियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियम हैं। इस कानून के अनुसार कोई भी सैन्य कर्मी सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या बर्खास्तगी के बाद 2 साल तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता है, जबकि संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात कोई भी आर्मी ऑफिसर या सामान्य कर्मी सेवा समाप्त होने के 5 साल तक राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
आर्मी एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को 2 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा रिटायर्ड सैन्यकर्मी डिजिटल या सोशल मीडिया पर सेना की निंदा करता है या मजाक उड़ाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा। यानी जिन जिन आर्मी ऑफिसर्स ने इमरान का साथ दिया था या जो इमरान का साथ देने की सोच रहे हैं, उनका भी खेल खत्म है। जो आर्मी कमांडर असीम मुनीर के लिए मुसीबत बन रहे थे, वो आर्मी कमांडर अब ठिकाने लगा दिए जाएंगे। मुनीर ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिया। लेकिन अलवी के इस कबूलनामे के बाद सेना वर्सेस प्रेसिडेंट की जंग अब शुरू हो गई है। पिछले ही दिनों जियो न्यूज़ ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये बताया था कि पीटीआई चीफ इमरान खान पर हाल ही में संशोधित अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया। जियो न्यूज़ के अनुसार धारा 5 के तहत अपराध अगर अदालत में साबित हो जाता है तो 2 से 14 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। कुछ मामलों में तो मौत की सज़ा भी हो सकती है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि सेना ने इमरान खान को 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो राजनीति छोड़ दो या फिर फांसी के लिए तैयार रहो। यानी इमरान और मौजूदा राष्ट्रपति अलवी का अब क्या होगा, इसका फैसला पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर करेगा और कोई भी नहीं। और अब बात मेरा हिंदुस्तान। कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद कर चुकी दुनिया एक बार फिर से टेंशन में है। और वजह क्या है? कोरोना के 2 नए वेरिएंट। और ये जो 2 नए वेरिएंट है, ये बड़े खतरनाक बताए जा रहे हैं, EG.5 और BA.2.86। इन दोनों वेरिएंट से लड़ने का तरीका भी वही है जो हिंदुस्तान सदियों से अपनाता रहा है। हमने तांबे के बर्तन में पानी पीने के लाभ आपको बताए थे, लेकिन एक और हिंदुस्तान की जो रीति है, जो दुनिया इस वक्त सीख रही है, वो याद दिलाने की जरूरत है। हाथ जोड़कर अभिवादन करना, जिसे हम नमस्कार की मुद्रा कहते हैं। कोरोना के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने भी कहा कि हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाए। यानी हिंदुस्तान जो सदियों से कर रहा है, अब उसे पूरी दुनिया सीखना चाहती है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, राजनेताओं को आप हाथ जोड़ते हुए देख रहे हैं। 2014 के बाद की ये तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर हम सबको फख्र होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि सारी दुनिया नमस्कार को क्यों अपना रही है? तो इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है। दाहिने भाग को और बाइने भाग को, एक को तो इडा कहा जाता है और बाएं भाग को पिंगला कहा जाता है। हाथ जोड़ने से ये दोनों नाड़ियों का जो है मेल हो जाता है। हाथ जोड़कर हृदय के यानी दिल के सामने रखने से, जब आप इस तरीके से रखते हैं तो हृदय चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमारे सोचने और समझने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथ जोड़कर नमस्कार करने से हमारा मन शांत हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के प्रति भी सम्मान की भावना आती है। भारत में नमस्कार के कई रूप मिलते हैं, जिनमें से एक है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सुबह सुबह किया जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, बीमारियां भी दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है, मतलब भाग जाती है शरीर से। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि बीमारी से लड़ने में जितनी दवाई असर करती है, उससे ज़्यादा असर मरीज के लड़ने की ऊर्जा करती है, क्षमता करती है, द विल। हिंदुस्तान में तो नमस्कार हज़ारों साल से किया जा रहा है। सूर्य नमस्कार को तो संपूर्ण व्यायाम या कंप्लीट एक्सरसाइज तक कह दिया गया है। और इसीलिए आज की तारीख में आप देखिए, दुनिया नमस्कार कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। आपको इस परंपरा पर फख्र करना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और भारत 24 के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। कल फिर 6 बजे और फिर 9 बजे रात को द रूबिका लियाकत शो में हाजिर हो जाएंगे।